हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट की थ्योरी लेकर आऊँगी ताकि आप सभी की थ्योरी भी ना छूटे और प्रैक्टिकल तो आपने स्ट्रैटेजी की हेल्प से कर ही लिया होगा। तो मैं वीडियो के साथ आ गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना 1 मिनट गवाए, क्योंकि आपका कल ही तो पेपर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी समझाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, हम जो भी वेरिएशन निकालते हैं उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा है कि इट इज इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब अगर आप कोई सेम कांस्टेंट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो सारी ऑब्जर्वेशन में से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही रहेगी। बट इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। मतलब अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कोई सेम कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो सारी ऑब्जर्वेशन में से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कंसिडर्ड मोर पॉपुलर। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, रिजली डिफाइंड एंड साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। मतलब ये क्लियरली एक मैथमेटिकल फॉर्मूले और फिक्स्ड मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है। दूसरा, ये फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस में भी हेल्प करती है, जैसे एडवांस स्टैटिकल टेक्निक में यूज होती है, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होती है। इसके अलावा मीजर एक्चुअल डिस्पर्शन अराउंड द मीन। ये क्या तो ये मेजर करती है एक्चुअल डिस्पर्शन अराउंड द मीन, मतलब कितना ज्यादा डेविएशन है अर्थमेटिक मीन से सारी ऑब्जर्वेशन में, वो ये मेजर करती है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी कम है, वैल्यू कम है, तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी कम है और वेरिएबिलिटी ज्यादा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड विद द कांस्टेंट नंबर। तो देखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे किसी भी, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो किसी भी कांस्टेंट से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किसी भी कांस्टेंट से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दी है कि अगर डिवाइड होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो उसी कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। मान लो आपने सारी ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप में क्या चेंज आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को अभी आप 2 से डिवाइड करोगे तभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आपने सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन अबाउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएशन या स्प्रेड ऑफ डेटा पता चलता है। यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा है ना, ओरिजिनल डेटा की जो यूनिट है उसी सेम यूनिट में आंसर आता है, उसी सेम यूनिट में सारी कैलकुलेशन होती है। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है ना, वो डिस्पर्जन को मेजर करता है रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में, और इसमें यह यूनिट फ्री होता है। मतलब एक्चुअल डेटा की यूनिट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे ये यूनिट फ्री होता है, तो इसीलिए कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है, कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर अ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज मीडियन कंसिडर्ड टू बी बेटर एवरेज देन अर्थमेटिक मीन। अब देखो, हमें मीन, मीडियन, मोड का रिलेशन बताना है, एम्पेरिकल रिलेशन, सिमेट्रिकल में भी और एसिमेट्रिकल में भी। तो देखो, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मतलब तीनों चीज़ें बराबर होती है। बट अगर एसिमेट्रिकल या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये जो है फॉर्मूला होता है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख के आ सकते हो। अब हमसे क्या पूछा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे मीडियन एक बेटर मेजर होता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन। तो कौन से मेजर होता है? सबसे पहले वन डेटा कंटेन एक्सट्रीम वैल्यू। जब डेटा में एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब 2, 3, 4, 5 और अचानक से मैं 100 लिख दूँ, तो ये जो 100 है ये एक्सट्रीम वैल्यू है। अगर डेटा में एक्सट्रीम वैल्यू होती है तो उस केस में मीडियन हमारा सही होता है। अगर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाईली स्क्यू डेटा होता है ना, तो उस केस में भी मीडियन हमारा सेंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ओपन एंडेड
क्लास इंटरवल होता है। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल मतलब जैसे बिलो 10 लिखा है या अबव 100 लिखा है, तो उस केस में भी मीडियन हमारा अच्छा मीजर होता है, क्योंकि ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में भी मीडियन एज इट इज कैलकुलेट हो जाता है। बट अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पहले ओपन इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल में, ठीक है। फॉर क्वालिटेटिव और रैंक डेटा, अगर हमारा डेटा ऐसा है कि क्वालिटेटिव है या हम उसे सिर्फ रैंक कर सकते हैं, तो उस केस में भी हम मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम मीडियन का ही यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ कहा है कि अर्थमेटिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, सही बात है, होता ही है। कैसे, अब देखो हम इसे एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि अर्थमेटिक मीन अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, जब हम ऐड कर देते हैं जितनी भी ऑब्जर्वेशन और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लो जहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से, आप देख रहे हो कि डेटा जो है ना वो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक एक का डिफरेंस है, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। जब आप इसकी मीन निकालोगे तो आपको क्या करना है, इसको पूरा ऐड कर देना और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 14 आ गया मीन। बट अब आप देखो कि मैंने डेटा में ना 100 वैल्यू डाल दी है। अब 100 क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू है ना। ये तो सारे 10, 12, 14, 16, 18 ऐसी वैल्यू, अरे एकदम से 100। तो इससे देखो हमारा मीन कितना ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है, कितना ज़्यादा चेंज आ गया। तो इससे पता चलता है कि जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस पे, दैट इज स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कटॉसिस, व्हाई इट इज यूज्ड इन स्टार। तो देखो कटॉसिस ना पीक या फिर शेप दिखाता है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, इस तरीके से, तो कितनी ऊंची पीक है वो ये हमें शो करता है। ये शो करता है कि कितना शार्पली या फ्लैट डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है अराउंड द मीन, ठीक है। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आउटलायर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहो तो कटॉसिस हमें बताते हैं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हाई पीक है, नॉर्मल पीक है या फ्लैट पीक है कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वाई इज कटॉसिस यूज्ड इन स्टार्ट, क्यों यूज होता है कटॉसिस स्टार्ट में, तो स्टडी करने के लिए शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारा जो डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। देन आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए, मैंने अभी ऊपर बताया कि आउटलायर का पता चलता है इससे, है ना। आउटलायर क्या होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है ना उन्हें आउटलायर कहते हैं। देन यूजफुल इन रिस्क एनालिसिस, देखो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर जो कटॉसिस है उसका यूज़ किया जाता है मार्केट को एनालाइज करने में। अगर हाई कटॉसिस है इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है एक्सट्रीम इवेंट की, मतलब रिस्क ज़्यादा है। हेल्प इन कंपेयरिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन, दो डेटा सेट जो है ना उनका मीन सेम हो सकता है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है, बट उनकी कटॉसिस डिफरेंट होगी। इससे क्या पता चलता है कि कटॉसिस की हेल्प से हम कंपेरिजन को और ज़्यादा ढंग से डीप में समझ सकते हैं। Now moving to the next question, when is series said to be mesocortic, leptocortic and platycortic? देखो कटॉसिस के ये टाइप हैं, ये कटॉसिस के टाइप हैं, जो ऊपर मैंने आपको कटॉसिस पढ़ाया ना उसके टाइप है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि हम कटॉसिस को कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से मेजर करते हैं, है ना। तो मेसोकर्टिक का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट या नॉर्मल पीक का है, ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट है और ना ही बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू 3 होती है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाऊं, पहले पढ़ा देती हूँ फिर शेप बना के दिखाऊंगी। फिर है लेप्टोकैटिक। लेप्टोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बहुत ही हाई पीक होती है, बहुत ही शार्प हाई पीक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन ना मीन के काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से पीक काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और इसकी जो टेल होती है वो लंबी होती है और हैवियर होती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटिकॉटिक। प्लेटिकॉटिक में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है और पीक काफ़ी कम होती है, और जो टेल है वो भी थिनर होती है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन 3 होती है। ये हमारा हो गया लेप्टोकैटिक, ये हमारा हो गया मेसोकैटिक और ये हमारा हो गया प्लेटिकॉटिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ शेप होती है इनकी। अगर आप को कुछ समझ भी ना आए ना तो इनके नाम याद रख लेना कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, और ये डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से। तो पहला ही क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो देखो कोरिलेशन और रिग्रेशन अलग कैसे हैं। देखो कोरिलेशन ना डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है दो वेरिएबल के बीच में, बट रिग्रेशन क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बैठाता है, और वहाँ पे एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, और हम डिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो रिग्रेशन स्टडी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर। पर्पस क्या होता है इसका? यूज़ होता है हम ये देखने के लिए कि क्या वेरिएबल साथ में चल रहे हैं, अपोजिट में चल रहे हैं, मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये देखने के लिए। बट यहाँ पे रिग्रेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं? एस्टिमेट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए वैल्यू को, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है? को रिलेशन जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल के बीच में, बट रिग्रेशन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। वेरिएबल्स क्या है? इसमें दोनों वेरिएबल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट रिग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। रिजल्ट क्या होता है? कोरिलेशन सिंगल कोफिशिएंट, कोरिलेशन एक सिंगल कॉफिशिएंट देता है जिसे कहते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट। लेकिन रिग्रेशन जो है वो हमें रिग्रेशन इक्वेशन या फिर रिग्रेशन लाइन देता है। रेंज क्या है? कोरिलेशन कॉफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करता है, बट जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करता है, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यूज़ की हो सकती है। यूज़ क्या होता है इसका? मेनली यूज़ करते हैं हम ये देखने के लिए कि दो वेरिएबल में कोई एसोसिएशन है या नहीं। यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं फॉरकास्ट या प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन और कोरिलेशन का डिफरेंस। मेजॉरिटी टाइम रिपीट पे आया है PYQs में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेयर एज कोरिलेशन इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल। क्या पूछा है कि रिग्रेशन जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करने के लिए यूज होता है, बट जो कोरिलेशन है बस ये दिखाते हैं कि दो वेरिएबल एसोसिएट है या नहीं। सही बात है, यही तो हमने ऊपर अभी पढ़ा। येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों ही स्टैटिकल टूल है जो रिलेशनशिप स्टडी करते हैं दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन कोरिलेशन सिर्फ डिग्री ऑफ एसोसिएशन मेजर करता है, बट जो रिग्रेशन है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है। सपोज करो कि आइसक्रीम की सेल और कोल्ड ड्रिंक की सेल में पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि समर आ रखा है, हॉट वेदर हो रखा है, इस वजह से आइसक्रीम की सेल भी बढ़ रही है और कोल्ड ड्रिंक की सेल भी बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आइसक्रीम की सेल की वजह से कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ रही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही नहीं, है ना। बस पॉसिबल एसोसिएशन है दो वेरिएबल के बीच में क्योंकि एक थर्ड फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। बट रिग्रेशन के केस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे? यहाँ पे मान लो एक कंपनी है वो देख रही है कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेल के ऊपर। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, सेल्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। अब जब हमने देखा रिग्रेशन एनालाइज करके कि कंपनी की जो सेल है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर की वजह से, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक कॉज है और सेल्स जो बढ़ रही है वो उसका इफेक्ट है। तो रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट वाला है, सिंपल एसोसिएशन वाला नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन कोफिशिएंट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमें यहाँ पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो रिग्रेशन कॉफिशिएंट कौन कौन से होते हैं? ये दो कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है। BYX और BXY, ये दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट का सेम साइन होता है, पहली चीज़। दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। दूसरा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट टू द चेंज इन ओरिजिन, मतलब प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तीसरा, जो प्रोडक्ट होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट का इक्वल द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट, मतलब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके इनका स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास क्या आएगा? कोरिलेशन कॉफिशिएंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से कंप्यूटेशन हम करते हैं कोरिलेशन कॉफिशिएंट की फ्रॉम द रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो मान लो यहाँ पे दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट मैंने लिए हैं, ये जिसकी वैल्यू 0.64 है, दूसरा जिसकी वैल्यू 0.81 है। अब मुझे कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0.64 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.81 से और इनका रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। और रूट में जो आंसर आएगा वही हमारा होगा कोरिलेशन कॉफिशिएंट, जो ये आ गया। आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से शो करके आना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो एग्जाम्पल में, जो भी आपको वहाँ पे ठीक लगे। और कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ही, तो डजंट मीन की वैल्यू में कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द क्लासिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो क्लासिकल और एम्पेरिकल अप्रोच है हमें वो बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो देखो क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी इस अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जितने भी आउटकम है वो इक्वली लाइकली टू ऑकर है, मतलब सबका चांस इक्वल है आने का, ठीक है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कैसे डिफाइन होती है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से,
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो यहाँ आपने, मान लो हमने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, उसके 6 पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर है, तो इवन नंबर के फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 4 6। तो सिंपल हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, ठीक है। इस तरीके से ये फाइंड होगी। अब नेक्स्ट आता है इंपेरिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो इंपेरिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को स्टैटिकल या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच भी कहा जाता है। ये इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और पास्ट ऑब्जर्वेशन है उनको देख के चीज़ें करी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट ऑकर ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, कि अगर हम बार बार एक चीज़ को करे जा रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंटली वो इवेंट हो रहा है, उस बेसिस पे ये हमारा कैलकुलेशन होती है। अब इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम इवेंट ऑकर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, कि हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने दिए हैं और कितनी बार वो इवेंट हुआ है। जैसे कि सपोज अ कॉइन इज टॉस 100 टाइम, हमने एक सिक्का उछाला है 100 टाइम, उसमें से 56 टाइम हमारा हेड अपीयर हुआ है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 56/100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इवेंट कितने टाइम ऑकर हुआ है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमने कितने करें, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखो हमें ये दोनों थ्योरम के बारे में बताना है। एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका यूज़ किया जाता है जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट, कि दो इवेंट है ए या बी, इनमें से कोई एक भी हो जाए तो भी चलेगा। तो मतलब हमें क्या निकालना होता है, ए यूनियन बी, या तो ए हो जाए या फिर बी हो जाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है, आप इसे रोक के पढ़ सकते हो या पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, ठीक है। ये कब होता है कि जब इवेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है, और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उस केस में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, देखो दो इवेंट को इंडिपेंडेंट बोला जाता है जब एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट के होने पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो दोनों इवेंट होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इनकी मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है, ऐसे कैलकुलेशन होती है इसकी। अब आता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट कौन से इवेंट होते हैं, वो इवेंट जिनके एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़े, मतलब एक इवेंट हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट को वो अफेक्ट कर रहा है, और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है डिपेंडेंट इवेंट का भी और इंडिपेंडेंट इवेंट का भी, दोनों इवेंट का एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ आ जाए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 4 प्रॉपर्टी हमें बतानी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल कर्व होता है, ठीक है। बेल शेप या फिर सिमेट्रिकल कर्व होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है ये अबाउट द मीन। जो लेफ्ट एंड राइट साइड है कर्व की वो मिरर इमेज होती है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर होगा, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। नेक्स्ट है कि इसका जो मीन मीडियन मोड होता है वो इक्वल होता है, तीनों ही इक्वल होते हैं। तीसरा जो टोटल एरिया है अंडर द कर्व वो इक्वल टू 1 होता है, मतलब मान लो मैंने ये कर्व बनाया है, इसका जो टोटल एरिया है कर्व के नीचे वो पूरा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, दैट इज 100%। तीसरा की जो टेल है कर्व की वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिम्बायोटिक नेचर। मतलब मान लो इस तरीके से ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कर्व बना हुआ है, तो ये कर्व की जो ये लाइन है ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या अजम्पशन है, देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीटेटिव ट्रायल पे बेस होते हैं, और सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स के होते हैं। तो क्या क्या अजम्पशन है, पहला फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब ट्रायल नंबर जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, ऐसे नहीं कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ ट्रायल है, फिक्स्ड है। 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द कांस्टेंट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो मैंने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट इज ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, जितने भी ट्रायल हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। तो देखो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस रेयर इवेंट की विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एरिया
एरिया और डिस्टेंस। मान लो 2 से 3 बजे के बीच में कितना ज़्यादा वो इवेंट हुआ है, वो रियर इवेंट कितनी बार हुआ है, वो मेजर अगर हम कर रहे होंगे ना तो दैट इज द पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर मान लो कि देख रहे हैं कि एक चौराहे पे कितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हम एक जोग्राफिकल एरिया में एक जो रेयर इवेंट है, एक्सीडेंट तो रेयर इवेंट है, उसको देख रहे होते हैं, तो दैट इज द पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। अब कंडीशन क्या होती है जहाँ पे पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन यूज करा जाता है? तो पहली चीज की इवेंट जो है वो रेंडमली ऑकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलरली हो रहा है, बहुत ही रेंडमली। जैसे कि कस्टमर शॉप पे आ रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि रेगुलरली 3 बजे कस्टमर शॉप पे आता है, जब सामान की जरूरत पड़ेगी तभी आ जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस बहुत ही स्मॉल होती है इसकी, बहुत रेयरली ये इवेंट होता है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑकरेंस काफ़ी बड़ी होती है। देन मीन रेट रिमेन कांस्टेंट, जो मीन रेट होता है ना वो कांस्टेंट रहता है और एक इवेंट का ऑकरेंस जो है दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन के, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं काफ़ी सारे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो स्टेट द कंडीशन अंडर विच बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बी द पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे 2 डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट कर दिया। अब पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो तो तुम्हें पता चल गया है। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जहाँ पे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह टेंड करेगा। तो देखते हैं, देखो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल अगर हो तो वो उसकी तरह एक्ट करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर स्मॉल हो, फाइनाइट मीन हो, तो उस केस में हमारा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच द पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैट्स में। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बेल शेप्ड होता है, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। अरे गाइस ये तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाई दी है ना, तो इन्हें छोड़ते हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेना। अब हम कंडीशन पे चलते हैं जहाँ पे जो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो कंडीशन क्या है? मीन ऑफ द पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लार्ज। जो मीन है पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन का वो बड़ा होना चाहिए। दूसरा जो वेरिएंस है वो भी बड़ा होना चाहिए। देखो मीन जो वेरिएंस है वो मीन पे डिपेंड करता है, तो अगर मीन बड़ा होगा तो मतलब वेरिएंस भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अ सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, जितना एरिया इधर लेफ्ट में होगा उतना एरिया इधर राइट में होगा। लेकिन जो पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा स्क्यूड होता है। तो इसीलिए अगर हमारा पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाए तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइम सीरीज एनालिसिस। अब देखो इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में जो कॉम्पोनेंट है ना उनको हमें एक्सप्लेन करना है। 4 ही कॉम्पोनेंट है और 4 नंबर में क्वेश्चन पहले भी आया है। तो देखो टाइम सीरीज क्या होता है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिन्हें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। हमने कोई चीज़ डेली, मंथली या फिर ईयरली कोई चीज़ ऑब्जर्व करी है और उसको हमने बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया है और फिर अब उसकी हेल्प से हम कोई पैटर्न प्रिडिक्ट कर रहे हैं या कोई फ्यूचर वैल्यू फोरकास्ट कर रहे हैं। अब कॉम्पोनेंट क्या होता है टाइम सीरीज एनालिसिस के? तो पहला है ट्रेंड या फिर सेकुलर ट्रेंड। अब इसमें क्या होता है? ट्रेंड का मतलब क्या है कि लार्ज टर्म जनरल मूवमेंट ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि कोई एक चीज़ जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ट्रेंड। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इस ईयर 2019 में भी ग्रो हुई होगी, 2020 में भी ग्रो हुई होगी, 2021 में भी ग्रो हुई होगी। तभी तो मैंने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अगर इसमें बढ़ी लेकिन इसमें घट गई फिर बढ़ गई तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है? नहीं, है ना। तो एक ही डायरेक्शन में अगर डेटा एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ट्रेंड। तो इसके फीचर्स क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे भी हो सकता है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल क्या है कि स्मार्टफोन की सेल जो है वो सेवरल ईयर से बढ़ ही रही है। अब आता है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म पीरियोडिक चेंज जो रेगुलरली होता है हर साल विद इन अ ईयर। ठीक है, मान लो विंटर जो है मुझे पता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने में सर्दी होनी ही है, तो हर साल सेम टाइम पे सेम चीज़ रिपीट हो रही है, दैट इज सीजनल वेरिएशन। ठीक है, रिपीट एट अ रेगुलर इंटरवल
एक ही साल के अंदर ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 साल के अंदर वो चीज़ हो रही हो, नहीं, हर साल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि वुलन सेल की जो क्लोथ है वो विंटर में बढ़ जाती है तो हर साल बढ़ेगी। देन आता है साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन ऑकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस साइकिल की वजह से। बिजनेस साइकिल क्या होती है, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। अब देखो साइक्लिक वेरिएशन में और ऊपर वाला जो था सीजनल वेरिएशन, इसमें डिफरेंस क्या है। साइक्लिक वेरिएशन कई साल लगाता है, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, लेकिन सीजनल वेरिएशन का टाइम पीरियड फिक्स होता है। मुझे पता है कि विंटर कब आएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन साइक्लिक वेरिएशन में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। मुझे पता है कि सीजनल वेरिएशन एक साल के अंदर अंदर ही रिपीट हो जाएगा, बट साइक्लिक वेरिएशन ऐसे रिपीट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन, मतलब कोई सडन या अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ गया, जैसे कोविड-19 आ गया था, सडन या अनप्रिडिक्टेबल, अनफोर्सीन इवेंट की वजह से, तो दैट इज रेगुलर या फिर रैंडम इवेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, with which component of time series would you mainly associate each of the following scenario। यहाँ पे हमें 5 सिनेरियो दिए हैं और हमसे पूछा है कि आप बताओ कि आपने ये जो ऊपर टाइम सीरीज के वो पढ़े थे, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, किससे आप रिलेट करते हो, कौन से कंपोनेंट से। तो देखो, अ लॉकआउट इन अ फैक्ट्री डिले ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन ऑफ 15 डेज। अचानक से लॉकआउट हो गया फैक्ट्री में, अचानक से हुआ, मुझे पहले से तो नहीं पता था, या हर साल तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा रेगुलर और रैंडम वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ टेक्सटाइल फर्म ड्यूरिंग अ दिवाली। अब दिवाली हर साल आती है, सेल्स हर साल बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया सीजनल, ठीक है। देन फॉल इन डेथ रेट ड्यू टू एडवांस इन साइंस। अब डेथ रेट गिरता चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रेंड। देन पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है, बिजनेस साइकिल का एक पार्ट होता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइक्लिक। देन आता है नीड फॉर इंक्रीज वीट प्रोडक्शन ड्यू टू कॉन्स्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, तो ये हमारा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने एक ट्रेंड देखा है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रेंड हो गया। पूरी एक्सप्लेनेशन विद आंसर मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एडिटिव एंड मल्टीप्लेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। देखो एडिटिव और मल्टीप्लेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस को हमें बताना है। तो देखो एडिटिव मॉडल क्या है, एडिटिव मॉडल ये अज्यूम करता है कि टोटल वेरिएशन जो है टाइम सीरीज में, उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें सारे कंपोनेंट को बस ऐड करना होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है, वाई मतलब टाइम सीरीज वैल्यू, टी मतलब ट्रेंड कंपोनेंट, ये सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, यही 4 कंपोनेंट जो हमने ऊपर पढ़े थे। मतलब अगर हमें वेरिएशन पता करना है कि कितना वेरिएशन हो रहा है, तो हम चारों कंपोनेंट को बस ऐड कर दें। इसके फीचर्स क्या हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस आपको समझाने के लिए, और ताकि आप जो है ढंग से अच्छा खासा, 4 नंबर में आ रहा है तो 2 लाइन तो लिख के नहीं आओगे ना, तो आप ढंग से लिख सको। देन आता है मल्टीप्लेटिव मॉडल। मल्टीप्लेटिव मॉडल ये अज्यूम करता है कि अगर हमें देखना है कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो उसके लिए हमें सारे जो कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिक वेरिएशन। गाइस क्या मुझे समझाने की ज़रूरत है, सच में बताओ क्या समझाने की ज़रूरत है। ऊपर अभी ये जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको कितने ढंग से समझाया था, बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार पढ़ो तो सही, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, है ना। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर से क्या क्वेश्चन आ सकता है देखते हैं। एक्सप्लेन द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अंडर द इंडेक्स नंबर। हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो बताना है। देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ द इंडेक्स नंबर फॉर्मूला, कि इंडेक्स नंबर फॉर्मूला में कंसिस्टेंसी है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम टाइम पीरियड को रिवर्स कर दें और फिर उसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा प्रोडक्ट 1 आ रहा है, हम ये चेक करते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखो ये P01 इंटू P10, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 1 आ रहा है या नहीं। मैम ये P01 10 क्या है, तो देखो समझो, 0 का मतलब होता है बेस ईयर, बेस ईयर को हम डिनोट करते हैं 0 से, 1 को हम डिनोट करते हैं करंट ईयर से। अगर P01 लिखा है इसका मतलब क्या है कि हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं करंट ईयर की विद द बेस 0, ठीक है। अगर P10 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं बेस ईयर की विद करंट ईयर एज अ बेस, ठीक है। देखो सिंपल ये है, अगर 0 पहले आ रहा है इसका मतलब हमने बेस ईयर क्या लिया है, 0 लिया है। अगर 1 पहले आ रहा है तो इसका मतलब हमने बेस ईयर क्या लिया है, करंट ईयर लिया है, ठीक है। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 1 आ रहा है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। अब आता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू इंडेक्स आना चाहिए। प्राइस इंडेक्स मतलब P01 इंटू क्वांटिटी इंडेक्स Q01, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी द वैल्यू इंडेक्स।
ठीक है। ये टेस्ट जो चेक करता है कि क्या कंबाइंड इफेक्ट जो है प्राइस में चेंज आने से और क्वांटिटी में चेंज आने से जो कंबाइंड इफेक्ट है वो वैल्यू में चेंज आने से है क्या। यार सिंपल बताओ, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी की मल्टीप्लाई जब हम प्राइस से करते हैं, यही तो वैल्यू होता है ना, है ना। मान लो एक सामान की वैल्यू कितनी है, कि ये जो फ़ोन है इसकी वैल्यू कितनी है, या इस पूरे स्टोर की वैल्यू कितनी है, तो उस स्टोर में जितना सामान रखा होगा, जितनी क्वांटिटी रखी होगी, उसकी मल्टीप्लाई मैं प्राइस से करूँगी, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये वही चीज़ चेक करता है कि क्या जो कंबाइंड इफेक्ट है प्राइस का, चेंज इन प्राइस का और चेंज इन क्वांटिटी का, क्या वो इक्वल है चेंज इन टोटल वैल्यू की। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा थ्योरी पोर्शन होता है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो।